नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केंद्रीय कैबिनेट ने प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों को दी मंजूरी। गैस आधारित अर्थव्यवस्था में आएगी तेजी। कोलकाता मेट्रो परियोजना की संशोधित लागत सहित कई अहम फैसलों को भी मंजूरी। कोरोना महामारी से बचाव के लिए कल से चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। केंद्रीय कैबिनेट ने किया प्रस्ताव मंजूर। कोरोना रिकवरी दर बढ़कर हुई 85%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र और राज्य में नेतृत्व के 20वें साल के मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी बधाई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। बिहार चुनावों के पहले चरण के लिए नामांकन का कल आखिरी दिन। जेडीयू के 115 और आरजेडी के 42 उम्मीदवारों की सूची जारी। विकासशील इंसान पार्टी को बीजेपी ने अपने हिस्से की 11 सीटें दी। और फ्रांस की इमैनुअल शार्पेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डाउडना को मिला केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए किया जाएगा उन्हें सम्मानित। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक गैस की ई बिडिंग प्रक्रिया और कोलकाता मेट्रो के नए कॉरिडोर समेत आज कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। कोलकाता मेट्रो ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 वर्ष तक केंद्र और राज्य में सत्ता प्रमुख पद पर रहने को लेकर बधाई दी गई। साथ ही उनके नेतृत्व में हुए विकास कार्यों और सुधारों को भी सराहा गया। गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने प्राकृतिक गैस मार्केटिंग सुधारों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से प्राकृतिक गैस के लिए कोयला स्पेक्ट्रम की तर्ज पर एक पारदर्शी बाजार कीमत की व्यवस्था शुरू हो सकेगी। एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्रोसीजर हमने आज अप्रूवल किया। डीजीएच, डायरेक्टर जनरल हाइड्रोकार्बन, एक पैनल ऑफ ई बिडिंग प्लेटफॉर्म सजेस्ट करेंगे प्रोड्यूसर्स के सामने। उसमें सरकारी प्लेटफॉर्म भी रहेंगे, उसमें क्रेडिबल प्लेटफॉर्म भी रहेंगे। उसके लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। उसमें क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे, सारे प्रोविजंस उसमें रखा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने कोलकाता ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए अनुमानित संशोधित लागत को भी मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण जैसी कई अड़चन दूर नहीं करने की वजह से ये प्रोजेक्ट अटका हुआ था। कैबिनेट ने 8,575 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने को मंजूरी दे दी है। कोलकाता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 16.6 किलोमीटर लंबी ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट वास्तव में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा। कोलकाता में स्टॉकहोम समझौते के तहत सूचीबद्ध 7 स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के सत्यापन को भी मंजूरी दी गई। प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भविष्य में सत्यापन का काम विदेश मंत्री और पर्यावरण मंत्री के जिम्मे होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े खतरों को बर्दाश्त नहीं करेगा। नए 7 केमिकल्स को जो हेल्थ के और एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस है, ऐसे केमिकल्स को बंदी किया है। पहले भी हमने कुछ केमिकल्स को बंदी डाली है। तो दुनिया में एक पॉजिटिव संदेश भारत की तरफ से कि हम भी इसमें सक्रिय है और हेल्थ और पोल्यूशन करने वाला एनवायरमेंटल हजार्ड हम सहन नहीं करते।
इनके अलावा कैबिनेट ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कनाडा के एक नॉट फॉर प्रॉफिट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल बारकोड ऑफ लाइफ के बीच समझौते को भी मंजूरी प्रदान की। साथ ही भारत और जापान के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकारों के प्रमुख के तौर पर 20वें साल में प्रवेश कर गए हैं। इस दौरान उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिला है। इस तरह उन्होंने एक नेता के करियर के लिहाज से एक और मिसाल पेश कर दी है, जिनकी लुभावनी अपील ने बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में यह प्रकट नहीं करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य और केंद्र सरकार के प्रमुख के तौर पर 20वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। एक नेता के करियर के लिहाज से उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की जिनकी अपील से बीजेपी को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दिलाई है। 7 अक्टूबर के ही दिन साल 2001 में वो गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए थे। तब से लेकर आज तक उनके नाम का जादू पहले गुजरात में और फिर पूरे देश में दिखाई पड़ा। वो राजनीति के शीर्ष पर पहुंचने वाले उन चुनिंदा राजनेताओं में से हैं जिन्होंने अपना सफर एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू किया, फिर मुख्यमंत्री बने और उसके बाद प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 7 अक्टूबर 2001 को ली थी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वरना नामे सौगंध લઉં છું ईश्वरना नामे सौगंध लઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। उन्होंने ऐसे समय राज्य की कमान संभाली जब भुज में विनाशकारी भूकंप ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। हालांकि वाइब्रेंट गुजरात जैसे नरेंद्र मोदी के कुछ कदमों ने राज्य को फिर से उठ खड़ा होने में पूरी मदद की। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए राज्य को विकास की दिशा में अग्रसर करने वाले नरेंद्र मोदी की छवि एक अनुशासन प्रिय और सख्त प्रशासक की रही है। नरेंद्र मोदी ने 2002 में गुजरात विधानसभा चुनाव की अगुवाई की और उनके नेतृत्व में गुजरात बीजेपी के इतिहास में चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटें आई। 2003 में पहले वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया। समिट के दौरान $14 बिलियन के 76 MOU साइन किए गए। वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम ने निवेशकों को प्रदेश में आकर्षित किया। गुजरात की धरती पर टाटा नैनो का किया स्वागत। कार मैन्युफैक्चरिंग का गुजरात हब बना। नरेंद्र मोदी की कोशिशों का ही असर था कि जल्द ही राज्य अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ गया। उन्होंने गुजरात वासियों को ज्योतिर्ग्राम योजना का तोहफा दिया। साल 2007 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने तीसरा विधानसभा चुनाव जीता। इस तरह नरेंद्र मोदी गुजरात के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी ने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। गुजरात के विकास मॉडल से होते हुए 21वीं सदी के नए भारत के विकास मॉडल को लेकर नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को समर्थन मिला। 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रचंड जीत के रूप में सामने आया। पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड 282 सीटों पर विजय पताका फहराई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, पीएम आवास योजना, भीम UPI योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान जैसे जन कल्याण कार्यक्रम चलाए। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली मुद्रा से लड़ने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया और डिजिटल लेन देन के लिए भीम UPI लॉन्च किया गया। आर्थिक विकास को गति देने के लिए देश में एक कर प्रणाली GST लागू की गई। 2019 में जनता ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया और प्रचंड बहुमत देकर दोबारा सत्ता सौंपी। वो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक सत्ता संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री भी बने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
130 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को सही मायने में समझ सकते हैं और अपनी सोच से प्रधानमंत्री सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने और उसके बाद के योगदान का उल्लेख करते हुए अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके 20वें वर्ष आरंभ होने पर बधाई दी। अमित शाह ने अपने संदेश में यह भी कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रदेश में विकास की क्रांति लाए और प्रधानमंत्री के रूप में विभिन्न ऐतिहासिक योजनाओं और कार्यों से करोड़ों गरीब, किसान, महिला और समाज में वंचित वर्ग को सशक्त कर उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। हर योजना से, अपने दृष्टिकोण से, अपने विजन से उन्होंने साइज और स्केल दोनों को बदलने का प्रयास भी किया और सफलता भी अर्जित की। अब कुछ घरों में शौचालय पहुंचेगा ऐसा नहीं होगा, हर घर में शौचालय पहुंचेगा, हर गरीब को घर मिलेगा, हर घर में पीने का पानी पहुंचेगा। एक प्रकार से निर्णयों की साइज और स्केल को बदलकर एक नया आत्मविश्वास भारत की जनता में खड़ा किया। जो 2004 से 14 तक लोकतंत्र के प्रति एक श्रद्धा डिग गई थी, वो श्रद्धा को पुनः प्रस्तापित करने का प्रधानमंत्री जी ने सफल प्रयास किया है और इसके परिणाम भी मिले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लोक कल्याण के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता सराहनीय है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 6 सालों से पूरे विश्व में भारत और भारतवासियों की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत की राजनीति के इतिहास में 7 अक्टूबर 2001 की तारीख एक मील का पत्थर है, जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सर्दी के मौसम में कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी सार्वजनिक स्थानों पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ट्वीट के जरिए इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में लोगों से मास्क पहनने, उचित दूरी बनाए रखने और हाथों की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में सर्दी के मौसम के मद्देनजर कोरोना महामारी से बचाव के लिए देश भर में जागरूकता अभियान चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लोगों के संपर्क के सभी ठिकानों पर बैनर, पोस्टर, स्टिकर्स लगेंगे। चाहे रेलवे हो, हवाई जहाज हो, बस हो, ऑटो रिक्शा हो, मेट्रो हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी हो, कोई ऑफिसेस हो, सोसाइटी हो, हाउसिंग सोसाइटीज हो, दूध केंद्र हो, मार्केट हो, रेस्टोरेंट हो, दुकान हो, बाजार हो, पुलिस स्टेशन हो, जहां भी लोग काम के लिए जाते हैं, सरकारी कार्यालय भी, ऐसे सभी जगह ये एक जन चेतना की मुहिम चलेगी। देश में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर 85% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 82,000 से अधिक लोग इस बीमारी से ठीक हुए हैं। देश में सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। वहीं भारत में कोविड मृत्यु दर 1.55% है, जो दुनिया में सबसे कम दरों में से एक है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 82,203 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 57,44,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 85.02% हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 72,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 67 लाख को पार कर गया है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 986 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 1,04,000
4,555 हो गई है। अभी देश में कोरोना के 9,07,883 सक्रिय मामले हैं, जो कुल मामलों का 13.44% है, जबकि मृत्यु दर 1.55% है। ICMR के मुताबिक मंगलवार को करीब 12 लाख नमूनों का परीक्षण किया गया। अब तक कुल 8,72,71,654 नमूनों का परीक्षण किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति की आज बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर ने की। समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान परीक्षण किए जाने वाले विषयों के चयन के संबंध में ज्ञापन पर विचार किया। वहीं लोकसभा की अधीनस्थ विधान समिति के सामने वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नियमों से जुड़े हर पहलू को रखा। इसमें वे नियम शामिल थे जो समय समय पर कानून में संशोधन के बाद बने थे। इसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के तहत संशोधित नियमों के बारे में भी समिति को बताया गया। किसान सशक्तिकरण के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कृषि सुधार को लेकर पारित हुए बिल को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि किसानों को खरीदारों की वजह से परेशानियों का अब कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि खरीदार की पहचान के लिए बाकायदा KYC नियम होंगे और अगर कोई विवाद पैदा भी होता है तो उसका निवारण जिलाधिकारी के स्तर पर किया जाएगा। The buyer should have at least a PAN card and an Aadhaar number. And there are one or two such requirements so that there is a possibility to track if necessary. So the requirements are also simple requirements. And in any case, all these transactions will happen through a bank. Bank does its own KYC. So these are the minimum requirements which are expected. There are no complications otherwise. The district collector will have a team which he will form a committee through which it will be addressed. Redressal happens through them at that level itself. और कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ सीजन के लिए फसलों की बुआई और खरीद पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस दौरान कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने कहा कि इस बार खरीफ फसल की रिकॉर्ड बुआई हुई है। MSP पर उन्होंने कहा कि पिछले सालों की तुलना में गेहूं, धान और दालों की MSP में खासी बढ़त की गई है, जो आगे भी जारी रहेगी। सबसे सुखद बात यह है कि MSP की प्राइजेस की जो CSCB रिकमेंडेशन में सरकार लगातार प्रत्येक वर्ष बढ़ा रही है। और यदि आप देखें, ये वीट पैडी का देखें और वीट का देखें, हर साल वृद्धि हुई है। आप विशेषकर जम देखें 17-18 से 18-19 के बीच में इस स्लोप में मेजर वृद्धि हुई। ये वाला वर्ष था जब भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये निर्णय लिया कि MSP का न्यूनतम रिटर्न 50% होगा, और जिन क्रॉप का न्यूनतम रिटर्न 50% नहीं था उसमें 18-19 में मेजर जंप आया है। अर्थव्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर सुधार देखा जा रहा है। प्रमुख आर्थिक आंकड़े बता रहे हैं कि कई सेक्टर्स का प्रदर्शन पिछले साल की तुलना में सुधर रहा है। राज्यसभा टीवी के साथ एक खास मुलाकात में वित्त मंत्रालय में प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने कहा कि ऐसा सरकार की तरफ से उठाए गए वित्तीय और मौद्रिक कदमों और अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोलने के कारण संभव हुआ है। In the last 1 month or so, finally begun to see some data that is pointing towards the green shoots of a recovery. You may have all have read about it in the newspapers. We are beginning to see, for example, GST collections go back up to 95,000 crores for the month of September. They are, of course, the collections of monies collected in August, but nevertheless, in September is when they get registered. Similarly, we saw car sales pick up from almost most of the major car manufacturers, motorcycle manufacturers. We also saw similarly electricity consumption going higher than what it was in September last year. Rail freight is back. So there are numbers now that suggest that some of the demand in those sectors that have been opened up have come back. संजीव सान्याल के साथ पूरी बातचीत आप देख सकते हैं हमारे खास कार्यक्रम टू द पॉइंट में आज रात 10 बजे।
क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने टोक्यो गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से अलग से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच बरसों पुराने रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बातचीत की। साथ ही तेजी से बदल रहे वैश्विक समीकरणों और हालात पर भी दोनों विदेश मंत्रियों ने विचारों का आदान प्रदान किया। योशिहिदे सुगा के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत जापान सम्मेलन पर भी इस बातचीत के दौरान विचार किया गया। बुधवार को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष मोटेगी तोशिमित्सु के बीच मुलाकात हुई, तब भी हिंद प्रशांत क्षेत्र का मुद्दा वरीयता सूची में सबसे ऊपर था। दोनों ही नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और बिना रोक टोक के आवागमन की जरूरत पर बल दिया, जिससे एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला को बल मिले जिसमें ज्यादा से ज्यादा देशों की भागीदारी हो। उन्होंने भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे मित्र देशों के बीच भी एक मजबूत और भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने के उपायों पर भी विचार किया। दोनों मंत्रियों ने सहमति जताई कि हाल के दिनों में हिंद प्रशांत क्षेत्र की अहमियत बढ़ गई है। उन्होंने इस क्षेत्र की भलाई के लिए भारत और जापान को मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया। कानून का पालन, संप्रभुता का सम्मान और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों का नजरिया एक जैसा है। जापान हिंद प्रशांत क्षेत्र महासागर पहल में अहम भूमिका निभाने को तैयार हो गया है, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के नजरिए के मुताबिक कदम उठाए जा सकें। मुलाकात के दौरान 5G, डिजिटल टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर भी बातचीत हुई। भारत और जापान एशिया के दो अहम देश हैं जो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग करते आ रहे हैं। इस मुलाकात में कोविड-19 महामारी से निपटने और इससे मिल रही चुनौतियों से सामना करने की रणनीति पर भी विचार किया गया। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बीजेपी ने अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी हैं। साथ ही भविष्य में एक विधान परिषद की सीट भी विकासशील इंसान पार्टी को दी जाएगी। आज पटना में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच कल सीटों का फॉर्मूला तय हो गया था। बीजेपी के खाते में 121 सीटें और जेडीयू को 122 सीटें मिली हैं, जिसमें से जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दिया है, जबकि बीजेपी के कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को 11 सीटें दी गई। हम सबों ने यह निर्णय लिया है कि हम माननीय मुकेश सहनी जी को अपने साथ गठबंधन का हिस्सा और भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की सीटों में से इनको देगी, और हमने यह निर्णय किया कि हम इन्हें 11 सीटें देंगे और भविष्य में एक विधान परिषद की भी सीट माननीय मुकेश सहनी जी को देने का निर्णय भारतीय जनता पार्टी ने अपने हिस्से से किया। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का काम तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गया में विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया में कोरोना को लेकर जारी प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। और बिहार विधानसभा चुनाव के लिए पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी ने सूची जारी कर दी है। जेडीयू ने अपने सभी 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। पार्टी ने चंद्रिका राय को परसा विधानसभा क्षेत्र से, ललन पासवान को चेनारी से और सीमा भारती को रुपौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं बीजेपी ने पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची मंगलवार को जारी की थी। आरजेडी ने पहले चरण के लिए आज 42 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इमामगंज से पूर्व सीएम और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी ने दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया है। वहीं मोकामा से अनंत सिंह को मैदान में उतारा गया है। तो कांग्रेस ने भी पहले चरण के चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर दी है। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स का आज 28वां स्थापना दिवस है। अक्टूबर 1992 में सीआरपीएफ के 10 स्वाधीन बटालियन को
परिवर्तित करके रैपिड एक्शन फोर्स बनाया गया था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स पिछले 28 साल से लगातार तत्परता से अपनी सेवाएं दे रही है। 7 अक्टूबर 1992 को कानून व्यवस्था की आपात स्थिति से निपटने, समाज के बीच विश्वास पैदा करने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया था। इस मौके पर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस मौके पर आरएएफ के साहसी और समर्पित अधिकारियों, जवानों, उनके परिवारजनों के साथ बल के भूतपूर्व सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा कि प्राकृतिक आपदा या कानून व्यवस्था की आपात स्थिति में आप ही नागरिकों के लिए आशा की पहली किरण होते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि आरएएफ ने कानून और व्यवस्था संबंधित चुनौतियों से निपटने में खुद को प्रतिष्ठित किया है। आपके मानवीय कार्यों और संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में प्रतिबद्धता ने भारत को गौरवान्वित किया है। केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 का आज ऐलान कर दिया गया। इस साल का पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना को जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए दिया गया है। दोनों वैज्ञानिकों ने एक ऐसी जेनेटिक सीजर यानी कैंची का आविष्कार किया है जिससे डीएनए के संरचना को काटा और छांटा जा सकता है। गौरतलब है कि डीएनए सूचना का वो जरिया है जिससे शरीर में विभिन्न लक्षणों का विकास होता है। डीएनए की संरचना में विकार कई रोग जैसे कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। शार्पेंटियर और डाउडना की CRISPR-Cas9 जेनेटिक सीजर्स एक ऐसी कैंची के रूप में काम करती है जिससे डीएनए में गड़बड़ी पैदा कर रहे प्रोटीन्स को काटकर अलग किया जा सकता है और डीएनए संरचना को बदला जा सकता है। इस विधि का इस्तेमाल पौधों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जानवरों में भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस विधि से आगे चलकर मनुष्यों में सिंड्रोम और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप सभी दर्शकों को याद दिला दें कि कोविड महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी जरूरी है, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथ और मुंह जरूर साफ रखें। नमस्कार।